जल्दी बताना था ना. Shit. Sorry. Okay. So I repeat again. So we want to find out the order of magnitude of these numbers. अभी एक बात याद रखो ठीक से कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे कंपलसरी स्टेप ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू एसआई सिस्टम. ओके देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको जो भी क्वांटिटी दिया जाता है उसको पहले एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है. ठीक है, एसआई सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना होगा और तभी जाके हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमको अगर ये तीन क्वांटिटीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ढूंढ के निकालना है. ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड वी नो दैट द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज गोइंग टू बी 24 आवर्स, बट दिस 24 आवर्स will be converted into seconds first and then only we can just find out the order of magnitude. Okay, तो अभी यहाँ पे 24 hours मतलब कितना होता है 24 into 3600 seconds. Okay, and this will be actually equal to 86,400 seconds. अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो वो आराम से मिल सकता है आपको. and this will be actually the duration of the day in seconds, remember. And this will be actually the number whose order of magnitude is to be found out. अभी ऑडिबल है ना? हेलो. हाँ सर. ओके अब अगर सपोज ऑडिबल वगैरह नहीं है तो तुरंत अनम्यूट करके ही बोलते जाओ. ठीक है. यस चलो ठीक है. सो हियर इट विल बी 86,400 सेकंड्स. हाउ मच विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर. जैसे कल हमने सीखा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है. तो उसके लिए इस नंबर को हमको एक्सप्रेस करना होगा एज एक y into 10 raised to n, where y must lie in between 0.5 and 5. So we can just express it as 0.8664 into 10 raised to 5. करेक्ट है? चेक करो. अगर यहाँ से हमको पॉइंट आगे लेके जाना है तो 1 2 3 4 5 डिजिट जब आगे लेके जाएंगे तब जाके ये नंबर बनेगा, है कि नहीं. तो इसलिए इसी नंबर को हमने ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव written this number in this way. So in this case this 0.864, this number actually falls between the limits 0.5 and 5, and that's why we can just call this 5 as the order of magnitude. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर कितना हो गया? 5 हो गया. चलो ठीक है. What about the second question? Can you say radius of Earth, which is already given to be 6,400 kilometer, but is this kilometer SI unit of distance? No, not at all. Is not a distance. Is not a SI unit, but meter is the SI unit, right? So we'll have to convert it into meter first. So 6,400 into किलो का मतलब कितना होता है? 1000 होता है. 1000 या you can say 10 raised to 3 होता है. तो वो 10 raised to 3 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, जिसको यूज करके इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से 64 into 10 raised to 5 मीटर ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन अभी ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है? How will you find out the order of this number? तो ऑर्डर निकालने के लिए इस नंबर को हमको ऐसा लिखना पड़ेगा जो 0.64 ऐसा लिखना पड़ेगा उसको. तो ये देखो ये बन गया 0.64 into 10 raised to, यहाँ पे 2 डिजिट्स हमको आगे जाना है तो इसलिए यहाँ पे 7 आने वाला है. 7. And now surely this number is going to be between 0.5 and 5. So we can just select this 7 as the order of this number. So order of this magnitude of the radius of Earth is actually going to be 7. Okay. So in this way we can just find out the order of magnitude of the radius of Earth in this way. Yes. Again we can just see the third question here. The third यहाँ पे दिया हुआ है हमको mass of electron is already given to be 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. तो अभी देखो mass is given to be 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. अभी ठीक है ये किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, ऐसा यूनिट है नो डाउट. लेकिन अभी यहाँ पे 9.1 है इधर, तो 9.1 जो नंबर है वो 0.5 और 5 के बीच में नहीं आता. तो ऐसे केस में हमको क्या करना है?
उसको 0.91 ऐसा एक्सप्रेस करना है into 10⁻1 सॉरी या -1, हाँ 1, ओके ये हो गया 9.1 का वैल्यू, ठीक है। और into 10⁻31 जो है it is just kept as it is, and now if we just combine these two here, then we can just be able to get this 0.91 into 10⁻30, okay. 1 minus 31 becomes -30, and hence we can just get this as a expression, and from which you can just find out the order of magnitude of the mass of electron, which is going to be actually -30. That's all. Okay. Yes. Can you tell me what is the order of magnitude of charge on electron, which is given to be 1.6 into 10⁻19? Tell me fast. Order of magnitude of charge on electron, which is 1.6 into 10⁻19. So -19. Yes, -19. Correct. Very good. That is the order of magnitude, because this number 1.6 already falls in the interval 0.5 and 5, right? And that's why we can just find out the order by just selecting this power of 10 in this way. तो इस तरह से I hope all of you have cleared the concept of order of magnitude. So okay, so कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको निकालने आना चाहिए। सिंपली हमको फर्स्ट डिजिट उसका देखना है। वो फर्स्ट डिजिट अगर उसका 5 से छोटा है तो उसको हमको फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, और अगर फर्स्ट डिजिट अगर पॉइंट से 5 से बड़ा है तो उसको हमको 0 पॉइंट ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और जो 10 का पावर मिलेगा उसको ही हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलना है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रिप बैठ जाएगा। I will just share one more assignment to find out the order of magnitude of different numbers, okay, in the assignment section in your mobile app. Yes. Let us see the next concept in today's lecture, that is about the significant figures. Okay, significant figures. अब यहाँ पे ये जो concept है, what is this significant figures and what does it gives us an idea about? That is we have to see here. See what happens is, जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं या कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो वो मेजरमेंट कभी-कभी बहुत एक्यूरेट लेते हैं या कभी-कभी थोड़ा रफ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि जितना हम रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उतना वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, बराबर। तो रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस, अभी जैसे अगर सपोज मुझे ये अगर लेंथ अगर मेजर करना है या इस पेन का लेंथ अगर मेजर करना है तो मेरे पास ऑप्शंस है। मैं या तो फुट स्केल यूज कर सकता हूँ जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके ऊपर बहुत थिक मार्किंग होते हैं, ठीक है वो, या तो फिर मैं स्टील का जो स्केल है वो यूज कर सकता हूँ जिससे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट मुझे पता चलता है, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट पता चलेगा। या उससे भी आगे जाके जो ऐसा स्केल जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर को, और मतलब जैसे हमारा नॉर्मल स्केल जो होता है कि नहीं, तो नॉर्मल स्केल के अंदर हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बट अगर सपोज हमारे पास और एक ऐसा स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर को अगर 20 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो वो स्केल थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग हमको देगा, सो दैट विल बी बेटर। सो इन दिस वे इवन उससे भी आगे जाके अगर कोई ऐसा स्केल है जिसको यूज करके हम अगर मिलीमीटर का 10th पार्ट मतलब सेंटीमीटर का 100th पार्ट अगर मेजर कर सकते हैं, इफ यू कैन डिवाइड द सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड जस्ट मेजर दोस पार्ट्स, then that will be more accurate, that will give us more accurate reading, ठीक है, of measurement of length. In the same way here in the measurement of mass also, तो मास के बारे में भी तुम देखते हो कि पुराने जमाने में जो तराजू यूज करते थे, ठीक है, बैलेंस उसको बोलते हैं, तो तराजू यूज करके एक पलड़ी में कोई भी एक ऑब्जेक्ट डालते थे और दूसरे पलड़ी में दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया जाता था, और उसमें पता चलता था कि जो अगर 1 किलोग्राम हमको अगर मेजर करना है तो उसको दोनों साइड अगर बैलेंस हो गया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, तो उसको हम बोल सकते थे कि इट इज 1 किलोग्राम। ओके, तो इस तरह से, लेकिन उसमें रफनेस बहुत ज्यादा था, रफनेस, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा भी अगर एक्स्ट्रा डाल दिया तभी भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता था या कभी-कभी हिलता डुलता रहता था।
तो इसलिए वो ऑलमोस्ट चलो शॉपकीपर भी इतना ज्यादा सोचता नहीं था और एक्स्ट्रा भी चला गया तो भी दे देता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो या मेजरमेंट जो है वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हुआ करता था, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा एरर आने के चांसेस होते थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर सपोज अभी अभी अगर आप देखते हो, अगर शॉप में जाते हो तो अगर 1 किलोग्राम शक्कर अगर आप मांगते हो तो वहां पे एक डिजिटल बैलेंस होता है, डिजिटल बैलेंस, जिसके ऊपर एक पॉट रखा जाता है और उसके अंदर जैसे ही वो शक्कर डालता जाता है तो आपको उसमें दिखाई देता है वन, अगर सपोज 1 किलोग्राम शक्कर आपको चाहिए तो वो एग्जैक्टली 1.0005 ऐसा दिखाई देगा, तो उतना शक्कर आपको वो दे देगा। तो अकॉर्डिंगली ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सारे जो डिजिट्स है वो मेजर किए हुए डिजिट्स है, ऐसे ही 0 0 नहीं डाले वहां पे, तो वो 0 0 0 जो है वो मेजर किए हुए जीरो होने के कारण उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। ये समझ में आया ठीक से, कि जब भी हम कोई एक्यूरेट मतलब रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उस रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट से हमको और ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है, और उस एक्यूरेट आंसर के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो एक्यूरेसी डिसाइड करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अगर सर सपोज कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स का? यस 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 यस, देखो जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा था कि अगर मान लो कि एक डिजिटल एक है, डिजिटल एक बैलेंस है, ठीक है, उसमें तुमको मास मेजर करना है, यहाँ पे कुछ भी जो भी डालते हो वो तुमको मेजर करना है, ठीक है। अभी सपोज तुमने उसमें कुछ डाल दिया और यहाँ पे जो डिजिटल डिजिटल जो मीटर है वो आपको दिखा रहा है सपोज 2.03 ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिजिटल मीटर है वो आपको सिर्फ 2 ही डिजिट तक एक्यूरेट दिखा पा रहा है, करेक्ट है। लेकिन अगर उससे ज्यादा महंगा डिजिटल डिजिटल बैलेंस अगर आप लेके आते हो, अगर कोई ज्यादा कॉस्ट वाला जो है वो अगर लेके आते हो तो उसके अंदर ज्यादा एक्यूरेट आपको दिखाई देगा, क्योंकि नॉर्मली जो सोना वगैरह गोल्ड जो मेजर करते हैं ना, जो ज्वेलरी जो होते हैं, तो ज्वेलरी के पास ऐसा डिजिटल मीटर नहीं होता है, उनके पास ऐसा डिजिटल मीटर होता है जो और एक डिजिट तक मतलब 4 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर करे, तो ये इस तरह से मेजर करेगा 2.0342 ऐसा मेजर करेगा। इसका मतलब इसने जो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एक्यूरेट रीडिंग मेजर किया, जो कि पहला वाला हमारा जो डिजिटल थर्मोमीटर है या डिजिटल जो हमारा बैलेंस है वो नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ 3 ही डिजिट तक एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर पा रहा था। अब ये जो है वो 5 डिजिट तक एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर पा रहा है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया, ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूरेसी बढ़ता है जब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम उसको बोल सकते हैं। या ऐसा दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि तुमने पाई का वैल्यू निकाल के देखा है, ऑलरेडी तुमको पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 3.14 लिया जाता है, ठीक है, 3.14। Okay, but how many of you know that the value of pi is can be found out up to the 3 decimal places like this 3.142? check, पता है तुमको ये बात? पाई का एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 3.142 है, उससे भी आगे जाके पाई का और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू अगर दिखते हो तो वो 3.1416 है, सोचो ठीक से, 1416। अभी वैसे तो है तो पाई का ही वैल्यू, लेकिन देखो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो गया, उससे भी आगे जाके ये भी तुमको पता होना चाहिए कि पाई का जो और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 3.14159 है। अभी सोचो कहाँ ये 3.14, कहाँ ये और कहाँ ये, तो इन चारों में क्या डिफरेंस है? जितना नंबर बड़ा होता जा रहा है उतना एक्यूरेट हो रहा है। यस, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ेंगे उतना वो ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो गया। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट हम निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ पाई कैन बी फाउंड आउट अप टू 21 डेसिमल प्लेसेस, एक्यूरेट अप टू 21 डेसिमल प्लेसेस, नो डाउट, एंड दैट विल बी द एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, अप टू 21 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये एक्यूरेट है, ये अप्रोक्सीमेट है, तो सवाल पैदा होता है कि हाउ मच एक्यूरेट इट इज, कितना एक्यूरेट है कि नहीं। तो ये जो एक्यूरेसी मेजर करने का जो टेक्निक है तो वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो एक्यूरेसी मेजर करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बोल रहे हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ दैट मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे
कि this number, measured number will contain only 3 significant figures. Okay, इसके अंदर सिर्फ 3 significant figures है. इसके अंदर कितने हैं? तो कहेंगे 4 significant figures है. देखो ये 1 2 3 4 significant figures उसके अंदर है. ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 significant figures है. We can say this number contains 5 significant figures. Similarly, this number will contain 6 significant figures and so on like this. So in this way, when the significant figures is mentioned, that means we have measured that measurement more accurately, that much accurately. उतना accurate हमने उसको measure किया है, तब जाके हम उसको इस तरह से express कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसका significant figure 6 है. मतलब 6 significant figure 6 होना मतलब अपने आप में ही वो उतना accurate होने के बराबर है. ठीक है, अभी जैसे हम नॉर्मल स्केल से जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं, नॉर्मल स्केल यूज करके, अगर ये पेन है, इस पेन का अगर मैं लेंथ मेजर करता हूँ सेंटीमीटर में, तो होगा कुछ 10 सेंटीमीटर होगा. लेकिन अगर मैं मिलीमीटर अगर देखता हूँ, तो और अगर सपोज 10 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है, 3 मिलीमीटर एक्स्ट्रा, तो उसको मैं क्या कहूंगा? तो हम कहेंगे 10.3, ऐसा बोलना पड़ेगा इन सेंटीमीटर, राइट? तो 10.3 सेंटीमीटर ये जो मेजरमेंट है वो कितना एक्यूरेट है, क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके बताने पड़ेंगे. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? 3. Okay, so 3 significant figures will be there in this number. So we can just understand this number is as much accurate as much this number is actually. Correct है? जितना ये 3.14 accurate है, उतना ही ये भी accurate है. इन दोनों का accuracy level same है, बिल्कुल. लेकिन तुमने वर्नियर कैलिपर कभी यूज किया है? वर्नियर कैलिपर्स देखा है सर, यूज नहीं किया. ओके, तो देखो वर्नियर कैलिपर इज द इंस्ट्रूमेंट जिसका एनिमेशन में कल के लेक्चर में आपको दिखाऊंगा. तो वर्नियर कैलिपर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन मेजर द लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे 10.3 ऐसा मेजर किया है ना उसको, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर पा रहे हैं. लेकिन वर्नियर कैलिपर यूज करके ये जो 3 के बाद का जो नंबर है वो भी उनको पता चल जाता है. If we just measure this number, this length by vernier caliper, we can just get the answer like this, or measured length like this, 10.35 in this way, centimeter obviously. अभी इसके बारे में क्या कहेंगे? How many significant figures are there in this number? So we can say 4, correct है? So there are 4 significant figures in this number because it is more accurate than this one here. ठीक है, ये तो सिर्फ स्केल से मेजर किया है, ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, इसलिए हमको ये चौथा वाला डिजिट भी पता चल गया कि वो 5 है. अदरवाइज स्केल यूज करके हमको ये चौथा वाला डिजिट कभी पता नहीं चलता था. ठीक है, स्केल यूज करके हम वी कैन बी श्योर इट विल बी 10.3, वी कैन बी श्योर अबाउट दैट, बट वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट दिस विल बी 10.35 और इट विल बी 10.36 और इट विल बी 10.37 और इट विल बी 10.33 और 34, व्हाटएवर मे बी. ये जो चौथा डिजिट है, इस चौथे डिजिट के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं unless and until we use the vernier calipers in place of scale, normal scale. So normal scale has only 3 significant figures. It can measure up to only 3 significant figures, whereas the vernier caliper can measure the measurements lengths up to 4 significant figures. तो इस तरह से यहाँ पे 4 significant figures आ गए. अभी इससे भी आगे जाके और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. वो भी आपने देखा होगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आपको प्रैक्टिकल्स में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सिखाया जाता है, इवन दिखाया भी जाता है, और उसको कैसे मेजर करना है उसको यूज करके वो भी एक्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि हम ऑनलाइन में कल के लेक्चर में इसमें करेंगे, एनिमेशन के यूज करके करेंगे, देखेंगे एक बार ठीक से कि किस तरह से उसका रीडिंग लिया जाता है. लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझ के लो कि यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वी कैन जस्ट मेजर द थर्ड डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो सोचो यहाँ पे ये तो सिंपली हमने सेकंड डिजिट मेजर किया है. अभी यही ऑब्जर्वेशन अगर हम सपोज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करके अगर लेते हैं तो हमको पता चलेगा इट विल बी 10.352 लाइक दिस. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको वी आर श्योर अबाउट दिस टू आल्सो along with this 10.35. So in this case we can just say that there are 5 significant figures there in this number.
तो इस नंबर के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये हमको इसमें से पता चल गया। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ेंगे तो उतना सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कभी कभी हमको कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए देयर आर सम रूल्स टू डिसाइड हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालने हैं, तो वो निकालने के लिए कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स यूज करके ही हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना पड़ता है। और वो रूल्स को भी बेसिस है, जरूर कुछ लॉजिक है। देखो, जैसे सबसे पहला रूल जो है ये कहता है कि जितने भी नंबर के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है तो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। याद रखो ठीक से, नॉन जीरो डिजिट्स। अब जैसे यहाँ पे ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, ये भी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट है बिल्कुल। अभी जीरो के बारे में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जीरो जो है वो कभी सिग्निफिकेंट होते भी है, कभी कभी सिग्निफिकेंट नहीं भी होते हैं। अभी जैसे अभी उसके बारे में दूसरा रूल जो है हमारे पास जीरो के बारे में, वो ये है कि ऑल zeros which are between two significant figures are always significant। मतलब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो जीरो है 10.3 के अंदर, ये जो जीरो है वो 1 और 3 के बीच में आ गया ना, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो आता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है, हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा। जो जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आता है वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला डिजिट सिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट दिस 3 unless and until we are sure about this zero here, right? So therefore we can just say that the zeros which appear between the two significant figures always are significant। okay, ये बात समझो। अभी इससे भी आगे जाके प्रॉब्लम तब आता है जब जीरो या तो पहले होता है या तो बाद में होता है कि नहीं। तो इसलिए अभी जो पहले जीरोस है जो बाद में जीरोस होते हैं उनके बारे में रूल क्या कहता है, देखो, अगर जो बाद में जीरो आते हैं, जो ट्रेलिंग जीरो उसको बोल सकते हैं, तो वो जीरो अगर पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से पहले आता है, ठीक है, जो कि सिर्फ ऑर्डर बताता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुमको पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सपोज मुंबई फ्रॉम पुणे, तो अगर तुमको पूछा मुंबई और पुणे के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो तुम कहेंगे अराउंड 200 किलोमीटर्स, राइट, 200 किलोमीटर्स, ठीक है। अभी ये जो 200 किलोमीटर तुम बोलते हो, उसके अंदर सिर्फ 2 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये जो दो जीरोस है वो थोड़े तुमने मेजर किए हुए, अगर मेजर किए हुए रहते तो तुमको ऐसा बोलना चाहिए था 210 किलोमीटर्स। अगर उससे भी आगे जाके वो जीरो भी उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर वो जीरो भी अगर तुमने मेजर किया रहता तो तुमको ये बताना चाहिए था कि 213 किलोमीटर्स, है कि नहीं। तो अगर 210 किलोमीटर बोलते हैं तो उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलने पड़ेंगे। अगर तुम बोलते हो द डिस्टेंस इज 213 किलोमीटर, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। लेकिन ये जब तुम 210 बोलते हो तो उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है इट्स नॉट ऑडिबल, ओके आवाज तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। सर सर मेरे को जीरो का कंसेप्ट वापस से समझा ना, जीरो वाला नहीं समझा। जीरो वाला ना, ओके। जीरो का, हाँ। जीरो के बारे में मैंने पहले दो बातें बताई। सबसे पहली बात ये बताई कि जो जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 110.3 में अंदर 1 और 3 के बीच में जीरो आ गया, तो वो सिग्निफिकेंट ही है बिल्कुल। जैसे यहाँ पे 1008 सपोज ये नंबर है हमारा, तो अभी इसके अंदर ये जो दोनों जीरोस है वो इन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ गए ना, तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही जरूर, नो डाउट। इवन अगर सपोज ऐसा है कि 1.0009 ऐसा एक नंबर है, अभी देखो 1 इज अ नॉन जीरो डिजिट, 9 is a non-zero digit, so it must be significant। and दो significant figures के बीच में जो zeros आ रहे हैं वो तो 100% significant है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इससे पहले सबसे पहली बात ये समझो कि non-zero digits, all non-zero digits are always significant। जो जीरो नहीं है वो significant है ही, ठीक है, ये सबसे पहली बात। और अभी जीरो के बारे में अगर देखेंगे
तो जो जीरोस दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आते हैं वो गारंटेड सिग्निफिकेंट है, ठीक है, 100% सिग्निफिकेंट है। और दूसरी बात ये बताई कि हाँ यहाँ पे कि जो जो जीरोस कोई भी नंबर के लास्ट में आते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के पहले और किसी भी नंबर के लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आते हैं, जैसे 200 है या सपोज 4000 है या सपोज 60,000 है या सपोज 8 लाख है। ओके, तो अभी इसमें होता क्या है ना कि देखो यहाँ पे 8 लाख के अंदर 8 लाख के अंदर only this 8 is going to be significant, these zeros are not going to be significant। अभी सिग्निफिकेंट का मतलब ये नहीं कि वो जीरोस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो तो अलग बात है, ठीक है। जो इसका जो वैल्यू है, जीरोस का वैल्यू है, वो हमको ऑलरेडी पता है। हमने ऑलरेडी जो केजी में सीखा है कि एक नंबर पे अगर जीरो डाल दो तो वो 80 बनेगा, अगर और एक जीरो डाल दो तो 800 बनेगा, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। नो डाउट, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो जीरोस है ये हमने मेजर किए हुए नहीं है ना, they are not measured actually, ठीक है, they are just roughly put there just because of the order। उस नंबर का ऑर्डर ही उतना ज्यादा है तो इसलिए हमको वो जीरो जीरो वहां पे डालने पड़ते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेजर किए हुए हैं, they are not measured। मेजर नंबर कौन सा है? 8 is the only number which is actually measured। Again here it is 6 is the only number which is actually measured। So all these zeros in front of this 6 after this 6 are just considered as insignificant, they are not significant at all। Even यहाँ पे 4000 के अंदर भी देखते हो कि 4 is the only significant number। Okay, these three zeros after 4 are not considered to be significant just because they appear there for the order। उस नंबर का ऑर्डर ही इतना बड़ा है इसलिए वो जीरोस आते हैं। नहीं तो देखो, अगर सपोज तुमको पूछा कि व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है, तो कहेंगे मास ऑफ अर्थ इज लाइक 6 into 10⁻24 किलोग्राम। अभी सोचो 6 into 10⁻24 किलोग्राम, ये नंबर इतना बड़ा है जिसमें 6 के बाद 24 जीरो आते हैं, 24 जीरोस। क्या वो सारे के सारे हमने मेजर किए हैं? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना एक्यूरेट हम कैसे मेजर करेंगे अर्थ का मास? अर्थ ही इतना बड़ा है जिसके सामने छोटा बड़ा मास तो कुछ भी नहीं है, और इसलिए उसका जो मास है वो उसका ऑर्डर बहुत बड़ा है, इसलिए हमको उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिर्फ 6 बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर आगे चल के हम अगर अर्थ का मास अगर इस तरह से मेजर करते हैं, थोड़ा एक्यूरेट अगर मेजर करते हैं और पता चलता है कि वो 6 into 10⁻24 नहीं है बल्कि 5.9 into 10⁻24 है, अभी भी उसमें वो जीरोस रहेंगे, लेकिन अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक था। समझा ठीक से? यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी श्योर अबाउट दिस 6 ओनली, ठीक है, बट हियर वी आर गोइंग टू बी श्योर अबाउट 5 as well as 9 here, and that's why we are going to be sure about these 2 digits। Okay, whereas here we are just sure about this 1 digit only, and that's why significant figure of this number is only 1, but whereas this number has 2 significant figures actually। Okay, अगर आगे चल के ऐसा पता चलता है कि mass of earth is just approximately 5.9, but if we just measure it more accurately it comes out to be 5.89 into 10⁻24 kilogram, then we can just understand here that the significant figures has been increased। That means here it is there are 3 significant figures in this number, because we can be sure about this 5, 8 as well as about 9 here, and that's why we can just say that there are 3 significant figures in this case। Okay, तो इस तरह से यहाँ पे significant figures बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बोलो ना। Sir, if 5.89 we have got the significant figures as 3, then what about that 10/24? 10⁻²4? हाँ, 10⁻24 that is actually the order of that number। उस नंबर का ऑर्डर ही इतना बड़ा है कि उसकी वजह से वहां पे हमको आगे इतने सारे जीरोस लगाने पड़ेंगे जरूर, लेकिन वो जीरोस हमने मेजर तो नहीं किए ना। इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमने उसको 24 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर किया हुआ है, ठीक है। कौन मेजर करेंगे इतना एक्यूरेटली? तो हमको मास जो है वो मास तराजू के अंदर सोना जब हम डालते हैं तो उसको हम इतना एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं, जो 3-4 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं। अर्थ को उतना एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका मास एक्चुअली इतना बड़ा है, ठीक है। Sir, so significant figures of this number is 3.
हाँ, इसका 3 है, इसका 2 और इसका 1। 1 भले उसके अंदर 24 जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। okay ठीक है। Similarly, we can talk about the distance between Earth and Sun. Do you know how much it is? Earth का Sun से distance कितना है? It is almost about 1.5 into 10 raised to 11. Check. Meter, obviously. Yes, this is the distance between Earth and Sun. Now just think about it. Okay, 1.5 into 10 raised to 11 मतलब 1.5 के ऊपर कितने जीरोस देने पड़ेंगे? 10 जीरोस तो आ ही जाएंगे वहां पे। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो 10 के 10 जीरो हमने मेजर किए हुए, एक्चुअली मेजर किए हुए नहीं है। वो जो है वो ऑर्डर उतना उसका बड़ा है, इसलिए वो 10⁻11 हमको वहां पे डालना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन मेजर किए हुए नंबर्स कौन से हैं? 1 और 5 बस। लेकिन इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इस नंबर के अंदर? सिर्फ 2। ठीक है। अगर हम और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमको बाद में पता चले कि वो 1.5 नहीं 1.51 है, तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे 1.51 into 10⁻11 meter. Then we can just understand that there are 3 significant figures only here, whereas here in this number there are only 2 significant figures, 1 and 5, that's all. But here there are 3 significant figures. Even we can just measure it more accurately, but that has to be measured, and then and only we can call them as significant. अगर हम मेजर करेंगे तब उसको सिग्निफिकेंट बोल सकेंगे ना, ऐसे ही आगे जीरो लगाते जाएंगे तो उसको थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया 1.5, तो उसको अगर हम सपोज 15000000000 कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, लेकिन अभी ये नंबर इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये जीरो सब हमने मेजर किए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। वी कैन नॉट मेजर देम, वी हैव मेजर्ड ओनली 1 and 5, that's it. We can be sure about these 2 numbers only. Okay, we cannot be sure about this all these numbers after this 5 here, and that's why we have to consider them as insignificant. ये सारे जो जीरोस है वो insignificant जीरोस है, क्योंकि वो ऑर्डर की वजह से वहां पे आते हैं, they are not measured actually. ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। यस, तो समझा ठीक से? अगर मान लो कि अगर कोई एक हमने मास मेजर किया या चलो टाइम मेजर किया, और टाइम हमको पता चला इट इज सपोज 40,000, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, वी कैन बी श्योर अबाउट दिस 4 ओनली, नॉट अबाउट दिस जीरोस। ठीक है, क्योंकि दोस जीरोस आर जस्ट केप्ट देयर फॉर द ऑर्डर, बिकॉज़ ऑफ द ऑर्डर ओनली। तो उस ऑर्डर की वजह से वहां पे वो आए हुए हैं, इसलिए हम कभी भी उनके बारे में श्योर नहीं हो सकते, और इसलिए हमको उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ये वाला डिजिट जो सिर्फ बोलना है। हाँ, लेकिन अगर मान लो अगर सपोज ये हमने इस तरह से 40,000 लिख दिया, तो उसमें चलो ठीक है वो 4 जीरोस हम इनसिग्निफिकेंट कहेंगे, लेकिन अगर हमने बोल दिया कि 40,001, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बताओ? 40,001। अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5 वेरी गुड, क्योंकि अगर हम ये 1 बोल रहे हैं इसका मतलब वी आर श्योर अबाउट इट, एंड अनलेस एंड until वी आर श्योर अबाउट इट वी कैन नॉट पुट दैट 1 हियर। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब हमने वो मेजर किया तब तो लिखा है ना, बिना मेजर किए कैसे लिखेंगे? और अगर वो मेजर किया है, अगर हम इस 1 के बारे में श्योर है, तो इन तीनों जीरोस के बारे में हमको श्योर होना ही पड़ेगा, वो भी मेजर किए हुए बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और उसकी वजह से ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरोस आते हैं उनको हमको सिग्निफिकेंट ही बोलना पड़ेगा, so automatically there becomes 5 significant figures। ठीक है, सिर्फ एक उस 1 की वजह से ये होता है। ठीक है, अब ये दूसरी बात हम बात करेंगे कि अगर जो नंबर हमने डेसिमल में एक्सप्रेस किया है, तो उस नंबर के अंदर भी, जैसे देखो अगर सपोज एक डेसिमल नंबर हमने मेजर किया और 2.51 इस तरह से मेजर किया, ठीक है, 2.51 हमको मिला। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, क्योंकि हमने सबको मेजर किया है। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर हम मेजर करते हैं, एक्यूरेटली मेजर करते हैं, और अगर हमको उसका जो रीडिंग है
वो मिलता है 2.50, एग्जैक्टली 2.50 अगर मिलता है, अभी क्या करेंगे 2.50, अभी इस जीरो को सिग्निफिकेंट पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? मेजर किया हुआ है हमने तो जरूर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब हम डेसिमल पॉइंट के बाद जब जीरो आता है, लास्ट नंबर के बाद जब जीरो लिखा जाता है, तो वो हम ऐसा ही नहीं लिखते हैं, जब वो जीरो मेजर किया हुआ होता है तभी लिखा जाता है। अदरवाइज तुमको ये तो पता है ऑलरेडी कि 10th स्टैंडर्ड में या बिलो 10 तुमको ये पता है कि 2.5 कैन आल्सो बी रिटन एज 2.50 और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2.500 आल्सो और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2.500000 दिस वे, ओके। तो डेसिमल पॉइंट के बाद को जो लास्ट नंबर होता है, उस लास्ट नंबर के बाद में कितने भी जीरोस देंगे तो भी उसमें उसके वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हमको पता है। हमको 10th स्टैंडर्ड के पहले ये सिखाया गया है, ऑल दिस नंबर्स आर जस्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, नो डाउट। लेकिन हमको यहाँ पे ये सोचना है कि अभी अगर मैंने कोई मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद अगर मैं ये 2.5 लिखता हूँ, उसका मतलब क्या होगा? आई एम श्योर अबाउट दिस 2.5 ओनली, not sure about of the decimal point, मतलब any digit after this 5 here, मतलब मैं सिर्फ ये 2.5 तक ही श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो 2.50 अगर लिखता हूँ, मेजर करने के बाद अगर ऐसा लिखता हूँ, तो इसका मतलब जरूर मैं इस जीरो के बारे में श्योर हूँ तब तो लिख रहा हूँ ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2.500 लिखता हूँ तो जरूर मैंने उतना एक्यूरेट मेजरमेंट किया है तब तो ऐसा लिखूंगा ना। अगर मैंने मेजर ही नहीं किया, ऐसे ही अगर जीरो लगाते जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो ऐसा अलाउड नहीं है कि जब हम मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद ऐसी फालतू में जीरोस दे देंगे, 2 जीरोस एक्स्ट्रा दे देंगे, वो अलाउड नहीं है। अगर हम वो जीरोस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर गोइंग टू बी श्योर अबाउट इट, देन वी हैव मेजर्ड ऑलरेडी देन एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग देम। सो अगर हमने ये 2.500 लिखा है तो जो भी वो डेटा आगे प्रोसेस करने वाला जो व्यक्ति है उसका कोई हक नहीं है कि ये जो 2 जीरोस है उसको उड़ा दे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने इस तरह से उसको लिख दिया 2.500 और अभी ये डेटा कॉपी करने वाला जो है, या सपोज डेटा कॉपी करने वाला या रीडिंग के प्रोसेसिंग करने वाला जो व्यक्ति है, वो अगर इस 2.500 को अगर समझ लेता है कि हाँ, चलो 2.500 है, इसको हम 2.5 लिख देते हैं, चलो ठीक है, तो इसने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान किया पता है? नुकसान क्या हो गया इसमें? इसने जो 2.500 इतना एक्यूरेट मेजरमेंट किया था, उसका जो एक्यूरेसी है वो उसने मिट्टी में डाल दिया, ठीक है। उसने इतना जो एक्यूरेट मेजरमेंट किया था वो एक्यूरेसी उसने हटा दिया, और ये 2.5 इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गए। इसका मतलब ये पढ़ने वाला क्या समझेगा, ये तो स्केल से मेजर किया हुआ है, जबकि वो एक्चुअली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करके इतना एक्यूरेट निकाला था, इतना उसने मेहनत करके एक्यूरेट वैल्यू ढूंढ के निकाला, और उसके बाद जो कॉपी करने वाले ने सिर्फ ये 2 जीरोस हटा दिए और 2.5 बना दिया उसको, तो दैट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग, एंड दैट इज नॉट टू बी डन actually. Therefore, whenever the zeros are put after the last digit, after the decimal point, those zeros are always to be considered to be significant. ओके, भले वो लास्ट के जीरोस भी है तो भी उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि 4000 या 200 या 210 उसके अंदर के लास्ट जीरोस हमको स्किप करने होते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट मेजर्ड एक्चुअली, बट जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद दिए जाते हैं तो जरूर वो मेजर किए हुए रहते हैं तभी तो दिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अभी यहाँ पे 4000 को 400 लिख सकते हैं या 4000 को 40,000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो तो करेक्ट है। लेकिन इस 2.500 को हमको 2.500 ही कॉपी करना है और वैसा ही रखना है, क्योंकि वो 2 जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे तब तो वो वहां पे दिए हुए हैं। जो मेजर करने वाला जो है उसने अगर वो 2.500 ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हमको 2.500 ही कॉपी करना है, ना कि सिंपली 2.5 कॉपी करना है और वो 2 जीरोस उड़ा देना है जिससे उसका एक्यूरेसी लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी लॉस हो जाएगा, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो याद रखो ठीक से, जीरोस के बारे में तीसरा रूल क्या बताता है कि the zeros which appear after the decimal point, after the last digit of after the decimal point, they are always to be considered as significant because they are written only when they are measured. ये मतलब granted है, ये understood है,
वी हैव टू राइट देम ओनली व्हेन वी आर श्योर अबाउट देम। अगर हमने मेजर किए हैं तभी हमको उनको लिखना है। तो इसलिए रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल यही है कि अगर वो लिखे हुए हैं तो तुमको उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलना है, सिग्निफिकेंट मानना है, अदरवाइज लिखते ही नहीं ना कोई। ठीक है, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं होते तो लिखने ही नहीं थे, अगर लिखे हैं तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर ये कहते हो 2.5, ये भले नंबर्स का वैल्यू सेम है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक के अंदर अलग अलग है। ज्यादा लाइट आ रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है, so tell me what will be the significant figures in this number, that is 3.420. check. Yes, there are 4 significant figures here in this case. Okay, remember here it will be only 3 significant figures there. Okay, again if you just say 8.000, इसमें बताओ कितने significant figures हैं? 4. Very good. Why? Because all these zeros are to be considered as significant figures just because they appear after the decimal point. Okay, जो decimal point के बाद आते हैं वो zeros हमेशा significant figures कहे जाते हैं, क्योंकि वो तभी लिखे जाते हैं जब वो मेजर किए हुए थे। अगर हम 8.000 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने वो मेजर किए हैं तब तो लिख रहे हैं, नहीं तो सिर्फ 8 लिख देते, या सिर्फ 8.0 भी लिख सकते थे, या 8.00 लिख सकते थे। अगर हम 8.000 लिख रहे हैं तो इसका मतलब we are sure about these 3 zeros, and that's why we have to give the importance to the accuracy to those zeros, and that's why we have to consider it as a 4 significant figures in this number here. Okay, चलो ठीक है, अगर सपोज तुमको बोला कि 2 या 7.500 ये नंबर है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? फिर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4. ठीक है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करने पड़ेंगे क्योंकि वो लिखे ही तब है जब वो मेजर किए हुए हैं। ठीक है, लिखे है मतलब वो मेजर किए हुए हैं और इसलिए उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करना है। ठीक है, यस, देन अगेन हियर अच्छा ठीक है, ये हो गया एक रूल। ये रूल समझ में आ रही है कि द zeros which appear after the last digit, after the decimal point, they are always considered to be significant. Okay, remember the next rule here is, अगर सपोज कोई नंबर ऐसा है 0.0002 ये नंबर है, अभी इस नंबर के अंदर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, क्या कहेंगे? ये जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलना है या नहीं बोलना? नहीं सर। यस, क्योंकि देखो नहीं तो तुमको पता होगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अभी अभी याद है तुमको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा था हमने? हाउ मच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 raised to minus 19. This is the charge on electron, right? So if we just want to write it in the decimal form, then we will have to write it as 0.000000. अब देखो कितने जीरो आएंगे, समझ सकते हो ठीक से? 19, 10 raised to minus 19 मतलब 10 raised to 19 से डिवाइड करना पड़ेगा ना उसको, तो इसलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो 19 डिजिट पीछे जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे इतने जीरो आ जाएंगे। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, and then we can just have this 16 here. चेक करो, ये देखो यहाँ पे पॉइंट था, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, करेक्ट है? तो 19 डिजिट्स पीछे चला गया। ओके, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जीरोस हमने मेजर किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर करने के टाइम इतने सारे जीरोस कहां से मेजर करेंगे, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो जीरोस जो है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस नंबर का ऑर्डर ही उतना नेगेटिव है, उतना ऑर्डर छोटा है, इसलिए वो जीरोस आ रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जीरोस मेजर्ड है, तो जब ये मेजर्ड है ही नहीं तो उनको सिग्निफिकेंट बोलने का सवाल नहीं पैदा होता, तो इसलिए हमको इनको इनसिग्निफिकेंट बोलना है। जो जीरो 0 पॉइंट के बाद आते हैं, ये तुरंत बाद है ना, यहाँ पे कोई भी डिजिट बीच में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर भी आ जाता है तो उधर तक के जो जीरोस है वो सिर्फ
इनसिग्निफिकेंट बनेंगे, उसके बाद के जो सारे जीरोस है वो कंपलसरी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको समझना है। Yes, so this is the third rule we can just say here. Even here also 0.0002, इसके अंदर कितने significant figures हैं? Only one. This 2 is the only significant figures in this case. Okay, if you just talk about this here 1.6 into 10 raised minus 19, so there will be only 2 significant figures in this number here. हाँ, अगर हम आगे चल के अगर ऐसा पता चलता है कि ये 1.6 into 10 raised to minus 19 के बदले 1.59 into 10 raised to minus 19 है, then it becomes more accurate, right? क्योंकि ये 1.59 को हम approximately 1.6 बोल सकते हैं, बट इसका मतलब 1.6 को हमने और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करने के बाद ये 1.59 हमको पता चला, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट तक हम श्योर थे, यहाँ पे हम 3 डिजिट तक श्योर बन गए। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर हियर। ओके, इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उससे भी आगे जाके अगर हमको पता चलता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक 1.585 into 10 raised to minus 19, then you can just understand that there are 4 significant figures in this number actually, just because these digits are going to be measured. ये मेजर किए रहेंगे तब तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना उनको, तो इसलिए अगर वो मेजर किए हुए हैं तो ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करो, लेकिन जो मेजर किए ही नहीं है तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए ये जो जीरोस के बारे में चौथा रूल ये बताता है कि ट्रेलिंग जीरोस मींस फॉर द नंबर व्हिच इज लेस देन 1, मतलब जिसके अंदर 0 पॉइंट होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले 0 होता है, तो उस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद के इमीडिएट बाद के सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल है तो वो हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, yes, so these are the rules for deciding the significant figures. In the next lecture we'll just see the calculations which are done with due respect to significant figures, मतलब significant figures को respect देके calculations कैसे किए जाते हैं, आगे चल के उनको प्रोसेस कैसे किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी लूज ना हो, एक्यूरेसी लॉस ना हो, और कभी-कभी ऐसा भी ना हो कि अननेसेसरी एक्यूरेसी, एक्स्ट्रा एक्यूरेसी आ जाए, तो वो हमको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के हमको कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो वो कैसे किए जाते हैं वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और